सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। कल मैंने वीडियो बनाया था नेशनल हॉलीडे अलाउंस के ऊपर बात की थी मैंने और कहा था आज की मैं राशन मनी अलाउंस जो आरपीएफ स्टाफ को मिलता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कल और आज जो मैंने बात की है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 का चैप्टर 14 का जो सब्जेक्ट है डीएनएस एंड अदर कंपनसेटरी अलाउंस, इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमको आईआरएम और आईआरसी के चैप्टर पे थोड़ा बताइए, हमको मास्टर्स के बताइए। तो उसी की क्रम में थोड़ा थोड़ा मैं ले रहा हूँ। मैं काफी कुछ मैं अपने वीडियोस में काफी कवर कर चुका हूँ एग्जाम पर्पस में, तो ये भी आगे एक और पहल है मेरी। तो ये हमारा चैप्टर 14 है जिसके अंदर 1401 से वेरियस अलाउंसेस की बात आती है। तो 1424 जो था नेशनल हॉलीडे अलाउंस, इस पे मैंने कल बात कर ली थी। अब हमारा आएगा 1425 अलाउंसेस एडमिसिबल टू आरपीएफ आरपीएस पर्सनल। ये पैरा भी कई बार याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पैरा भी पूछा जा सकता है। तो आज हम आरपीएफ को जो अलाउंसेस मिलते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे हम लोग। 1425 अलाउंसेस एडमिसिबल टू आरपीएफ आरपीएफ पर्सनल। राशन मिनी अलाउंस बोलते हैं इनको, जो मिलता है नॉन गजेटेड पर्सनल अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ग्रेड 1 स्केल 6500 10500, यानी लेवल 7 अभी आता है जो हमारा 46 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे जो होगा, आर एंटाइटल्ड टू राशन मनी अलाउंस एट द रेट फिक्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। राशन मनी अलाउंस जो मिलता है, मैं जरा सा इसकी ब्रीफ बता दूं। ये हमारा राशन मनी अलाउंस का सर्कुलर है और बड़ा कर दिया आरबी 53/24। ये अमाउंट है, यहाँ आप देख सकते हैं 117 रुपये 40 पैसे। ये था आपका 2019 से 20 में। ये एक तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिलता है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें उसके हिसाब से मिलता है और एक रेट होता है, वो हर साल आपका रेट चेंज होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 117.40 पैसा है 2019-20 का है। फिर 118.2 है आपका 20 से लेकर 21। उसके बाद 21 से 22 का 127 है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 2022-23 का है 136 रुपये 43 पैसा। एंड 23-24 का अभी जो 24 चल रहा है, तो 1/4/23 से लेके 31/3/24 का है 142 रुपीज 75 पैसा। इसके आगे का भी आया नहीं है, जो करंट में जो आया नहीं, ये रिवाइज होता है। तो ये हर साल आपका चेंज होता है। तो इस तरह का नेशनल ये राशन मनी अलाउंस मिलता है इनको। इसमें नोट में कहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ राशन मनी अलाउंस with effect from 1/8/97, extra duty allowance for working more than 9 hours in a day as also the ration subsidies ceased to be admissible। तो 97 से पहले, अगस्त 97 से पहले इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलता था। 9 घंटे से ज्यादा काम करने पर वो बंद हो गया है, अभी इनको राशन मनी अलाउंस मिलता है। बी में कहा गया है ड्यूरिंग एलएपी राशन मनी अलाउंस इज पेएबल अप टू 120 डेज, यानी आप कुछ लंबी छुट्टी पर है तो 120 दिन तक राशन मनी अलाउंस मिलता है। इट विल बी पेड एट फुल रेट फॉर फर्स्ट 60 डेज एंड हाफ द रेट फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। यानी पहला जैसे सीसीएल में होता है 1 साल के लिए आपका 100% होता है, उसके बाद रिमेनिंग 65 के लिए 80% सीसीएल में आपको सैलरी मिलती है। उसी प्रकार राशन मनी अलाउंस जो है वो आपको फर्स्ट जो 60 डेज है उसमें फुल राशन मनी अलाउंस जो भी मैंने आपको रेट बताया तो फुल रेट में मिलेगा। बाद के 60 डेज में जो है आपका 50% हो जाएगा उसमें बताया। और इसमें इश्यू ये आता है कि एलएपी के साथ साथ बाकी काफी सारी छुट्टियां होती है, उसमें क्या करना है ये आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए। तो मैं इसमें एक सर्कुलर बता दूं, 2005 ये 15 का सर्कुलर है हमारा आरबी 88/2018। तो ये इंटीग्रल क्रॉस फैक्ट्री चेन्नई ने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा था बोर्ड से कि भाई बाकी छुट्टियों पे क्या है। तो उन्होंने कहा है कि इट इज क्लेरिफाइड दैट नो राशन मनी अलाउंस इज एडमिसिबल टू आरपीओ पर्सनल ड्यूरिंग कम्यूटेड लीव मैटरनिटी लीव पेटेड लीव। यानी कि जो कम्यूटेड लीव मतलब जो होता है अपन एचएलईपी को कम्यूट कराते हैं डबल ट्वाइस जो एचएलईपी करती है, यानी मेडिकल ग्राउंड पे जो कम्यूटेशन होता है सीसीएल सीएसएल बोलते हैं, उसमें मैटरनिटी लीव पेटेड लीव पे आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा। एलएफपी पे आपको जो है मैक्सिमम 120 डेज मिलेगा। उसके अलावा और भी नियम है, मैं बता दूं आपको। और उसके अलावा आपके आ गया अगर कोई कर्मचारी जो है वो पहले हॉस्पिटल में मिलती थी, अगर इंजरी होगी, इंजरी के कारण आजकल आपको मालूम है नई छुट्टी मिलती है WRIIL, यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव मिलती है। और उसके अलावा एक सीसीएल भी होता है। तो काफी सारी छुट्टी के अलावा सारी छुट्टी में क्या क्या रूल मालूम होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा है सीसीएल में सेम एलएपी का ही रूल बताया है कि ड्यूरिंग सीसीएल आरएमए राशन मनी अलाउंस वुड बी एडमिसिबल एट द फुल रेट for first 60 days and half rate for next 60 days
to of CCL to non-registered RPF, RPSF personnel, no RMA will be admissible beyond 20 days if CCL is available for more than 1, यानी जो हमारा LAP का जो रूल था हमारा, ये LAP वाला सेम रूल उन्होंने CCL में भी निकाला है। सेम रूल, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अब आता है WRIL में क्या करना है। इसमें कहा गया है RMA will be paid at full rate during the entire period of hospitalization on account of WRL, यानी कोई कर्मचारी है वो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव पर एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ड्यूरिंग एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा जितना भी पीरियड वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उसको फुल रेट पे RMA मिलेगा। लेकिन यदि हॉस्पिटल में उसने फ्री डाइट लिया है, इफ फ्री डाइट इज गिवन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड देन नो RMA विल बी एडमिसिबल फॉर सच पीरियड। तो हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज है और अगर खाना वहीं के खा रहे हैं हॉस्पिटल का, तो फिर आपको RMA नहीं मिलेगा। आगे वाला जो बात है ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, फिर भी मैं आपसे बात कर लूं। For period beyond hospitalization, the eligible non-gazetted RPF, RPSF personnel on Indian Railway will be paid full pay and allowance with no limit regarding the period of leave. यहाँ एक्चुअल में ये बोलता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है उसमें फुल पे अलाउंस देने की बात आ रही है, तो वो तो वैसे भी मिलता है आपको। RMA की बात नहीं हो रही। इसको अगर हम हिंदी में भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हिंदी का भी मेरे पास लेटर है, इसमें भी ये कहा गया है, अस्पताल से बाहर आने के बाद अवधि के लिए भारतीय रेल में पात्र और राजपत्रित रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मियों को छुट्टी की अवधि से संबंधित बिना किसी सीमा के वेतन भत्तों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। सब्जेक्ट RMA की बात हो रही है, इन्होंने पेमेंट की बात होगी। पेमेंट के लिए मैं बता दूं, एक और सर्कुलर है हमारा ये वाला, ये रेलवे बोर्ड का 64/19 है, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और इसमें WRI नया इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल डिसेबिलिटी लीव के जगह 1552 जो पैरा है हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 चैप्टर 5 का, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ क्या कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी फॉर RPF फुल पे अलाउंस फॉर 6 months immediately following the hospitalization and full pay only for next 12 days। और यहाँ लिखा है फॉर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर द RPF RPSF फुल पे अलाउंसेस विद नो लिमिट पीरियड। पे अलाउंस की बात ऑलरेडी ये 2019 में कर चुके हैं, ये रेल 2019 में कर चुके हैं, तो ये 2022 में दोबारा इस चीज को लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे RMA होना चाहिए, लेकिन क्लरिकल एरर है कि क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये मुझे लगता है कि RMA, चूंकि WRIL जो होती है वो ऑन ड्यूटी इंजर होता है, तो जनरल बेनिफिट मिलते हैं पॉजिटिव, उसमें रूल होता है। तो जैसे इन्होंने फुल कहा है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, तो बाद में भी मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि जिक्र नहीं किया है तो ऑब्वियसली फिर नहीं मिलेगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं बता दूं जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी अपना व्यू है। हो सकता है इसके बाद कोई क्लेरिफिकेशन निकला हो, लेकिन मैंने काफी ढूंढा, मेरे को तो नहीं मिला। लेकिन किसी के पास मिला है तो आप मुझे दे सकते हैं। इसका अगर रेलवे बोर्ड ने 22 के बाद कोई क्लेरिफिकेशन निकाला है, तो ये जो बात की मैंने अलग अलग छुट्टियों में क्या क्या RMA मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मैंने बात की आपको। तो ये इसके बाद नेक्स्ट आता है RPF RPSF personnel deployed on internal security duty are entitled to ration money at full rates for a maximum period of 6 months only। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात RPF RPSF कार्मिक जो केवल 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए पूरे दरों पर राशन मनी आता है, यानी जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी पर लगाया जाता है RPF या RPSF स्टाफ को, उनको सिर्फ 6 महीने तक ही मिलेगा, वो भी फुल रेट में मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या है इसके नियम। केस कंपनसेशन फॉर हॉलीडे क्लोज हॉलीडे, तो जो ये RPF स्टाफ को एक तो राशन मनी अलाउंस मिलता है, इसके अलावा जो क्लोज हॉलीडे पे जो काम करते हैं उसकी एवज में जो उनको कैश कंपनसेशन मिलता है, उसके बारे में नियम जान लें हम। इन द एक्सचेंज ऑफ पब्लिक सर्विसेज RPF RPSF personnel are required to perform duty even no gazetted holiday, close holiday, even on gazetted holiday, close holiday, restricted holiday, national holiday, weekly rest day and other holidays। जो RPF स्टाफ होते हैं उनको सार्वजनिक सेवा की अनियमितता मैंने एक्सचेंज ऑफ सर्विस की वजह से उनको जो कई तरह के हॉलीडेज होते हैं, क्लोज हॉलीडे होते हैं, वीकली रेस्ट होते हैं, उसके दिन को काम करना पड़ता है, ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसमें कहा गया है एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ग्रांट कंपनसेटरी हॉलीडे पब्लिक रेस्ट इन लिeu ऑफ हॉलीडे रेस्ट फॉरगॉन बाय द स्टाफ ड्यूरिंग द सेम वीक और विद इन द नेक्स्ट वीक। तो यानी चूंकि
कार्य की अत्यावश्यकता बोलिए या सार्वजनिक सेवा की अनिवार्यता बोले, उसकी वजह से जब इनको हॉलिडे अवेल नहीं कर पाते हैं, रेस्ट के दिन रेस्ट अवेल नहीं कर पाते हैं, वीकली रेस्ट नहीं कर पाते हैं, एनएच अवेल नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कहा गया है कि जैसे ही आपका एनएच खत्म हुआ, वीकली रेस्ट अवेल नहीं कर पाया, तो विद इन नेक्स्ट वीक, एक वीक के अंदर यानी एक सप्ताह के अंदर या मैक्सिमम 30 डेज के अंदर प्रति पूरक कंपेंसेटरी ऑफ दे देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो कंपेंसेटरी ऑफ मैं बता दूं, आपका जनरली आरपीएफ को मिलता है, और अदर देन आरपीएफ जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हो एचओआर के तहत भी मिलता है। तो एचओआर में जो कंपेंसेटरी ऑफ होता है वो विद इन एवरेजिंग पीरियड देना होता है। जैसे फॉर ईआई के लिए एवरेजिंग पीरियड एक वीक है, तो कोई भी कर्मचारी है ईआई है, उसका अगर रेस्ट के दिन काम किया, उसको रेस्ट नहीं मिला है उसको, और सी ऑफ देना है, कंपेंसेटरी ऑफ देना है, तो विद इन एक वीक देना है। और सी और इंटेंसिव में जो लोग आते हैं उनको एवरेजिंग पीरियड 2 वीक का होता है, तो 2 वीक में ही आपको कंपेंसेटरी ऑफ देना पड़ेगा ओटी काटने के लिए। तो वहां अलग रूल है। यहाँ आरपीएफ, चूंकि आरपीएफ जो है एचओआर में गवर्न नहीं है, तो उसकी वजह से इनके लिए अलग रूल बनाया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कंपेंसेटरी ऑफ देना है, सीआर देना है, कंपेंसेटरी रेस्ट देना है, तो आप या तो नेक्स्ट वीक में दे दें या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। ये आपका इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 2 चैप्टर 14 बोलता है। It is only the emergency situation where weekly rest or compensatory rest holiday for working on rest day or on gazetted holiday should be denied, and the reason thereof should be recorded by the company commander or officer in charge of the post. जो बोला, जनरली कहा गया है कि जितने भी लोगों का फोरगोन होता है कंपल्सरी रेस्ट हॉलीडे एनएच वगैरह जो भी है, उसको जनरली दे देने का विद इन 7 डेज या 30 डेज। लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको रीजन रिकॉर्ड करना है कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अगला बात कहता है कि द परमिशन टू स्टाफ लिविंग स्टेशन ऑन रेस्ट डे शुड इनवॉल्व बी ग्रांटेड इफ आस्क्ड। अगर कोई स्टाफ है वो रेस्ट के दिन बाहर जाना चाहता है, तो उसको अनिवार्य रूप से उसको अलाउ करना है, बाहर जाने के लिए कोई परमिशन मांगता है उसको मना नहीं करना है। द सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर विल पर्सनली इंश्योर दिस एंड इश्यू सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू द कंपनी। तो जो उनके सुरक्षा अधिकारी होंगे वो सुनिश्चित करेंगे कि इस नियम का पालन हो रहा है, कि कोई आदमी अगर छुट्टी मांग रहा है तो उसको रेस्ट के दिन जाना चाहता है तो उसको दिया अलाउ किया जा रहा है नहीं जा रहा है, वो इंश्योर करेंगे। अब कैश पेमेंट की बात आ रही है, तो कहा गया द कैश पेमेंट इज पेबल फॉर ईच डे द पर्सनल एक्चुअली वर्क on holiday for which it is not possible to grant compulsory off as per the sub rule 1 above। सब रूल 1 में जो कहा गया था, आपको कैसे भी करके उनको यहाँ पे बताया, ये सब रूल है 1 कि आपको सबको देना है। और अगर कोई आदमी रेस्ट है, एनएचए फोरगोन होता है, तो वीक में या 30 दिन के उसके अंदर उसको कंपल्सरी ऑफ या सीआर देना है। अगर किसी वजह से आप नहीं दे पाते हो आप, तो फिर आपको नकद मुआवजा प्रत्येक दिन के लिए दिया होगा जिस दिन कार्मिक वास्तव में छुट्टी पर काम करता है। अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आपको मुआवजा देना है। फिर एक सीलिंग फिक्स कर दिया है, इसमें कहा गया द टोटल अमाउंट ऑफ कैश कंपनसेशन इन ए कैलेंडर ईयर विल नॉट एक्सीड 1 मंथ सैलरी। यहाँ बता दूं, ये कैलेंडर ईयर है, राशन मनी जो अलाउंस होता है वो आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिलता है, लेकिन कैश कंपनसेशन होता है वो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर में इसकी जो लिमिट है 1 मंथ सैलरी कंप्राइजिंग बेसिक पे, स्पेशल पे अगर कुछ है तो, और डे साल। तो हम सीधे तौर बात करें, बेसिक पे प्लस डीए जो होता है 1 महीने का पूरा मिलता है, क्योंकि वो जो है हॉलीडेज जितने भी हैं वो अवेल नहीं कर पाते। जितने भी गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं, क्लोज डे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, ये सब अवेल नहीं करने के कारण इनको, तो जनरली मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जनरली मैक्सिमम सभी आरपीओ वालों को पूरे 30 दिन का एक एक्स्ट्रा, मतलब हमको 12 महीने की सैलरी मिलती है, आरपीओ वालों को 13 महीने की सैलरी मिलती है, ये जो मेरी जानकारी में है। और पिछले वीडियो यहाँ लिखा हुआ है कि आरपीओ पर्सनल विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू नेशनल हॉलीडे अलाउंस इन एडिशन फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी ऑन नेशनल हॉलीडे अलाउंस। आरपीएफ आरपीएस कार्मिक जो है राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के हकदार नहीं होंगे। तो जैसा पिछले पिछले वीडियो में कहा गया था कि यहाँ मना कर रहा है, और यहाँ इससे पहले जो था हमारा जो एनएच अलाउंस था, इसमें कहा गया है कि एज द मेंबर ऑफ आरपीएफ वर्क्स राउंड द क्लॉक एंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू पब्लिक हॉलिडे, दे विल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर वर्किंग ऑन नेशनल। तो ये थोड़ा सा जो पॉलिसी है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। किसी ने मेरे से पूछा है कि सर एग्जाम में आएगा तो हमको क्या जवाब देना है, ये मेरे को किसी ने पूछा था, तो इसका मैं जवाब दे दूं कि जैसे अभी एपीयू के एग्जाम में आपका
एनएच अलाउंस की पैरा 1 2 3 4 बोल दिया कि ये सही है, इसमें कौन सा गलत है, तो आपको पैरा के बताना है। तो अगर मान लीजिए इस एग्जाम में आपको ये राशन मनी अलाउंस की पैरा 1 2 3 4 बता दिया, इसमें क्या गलत है, तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। इसमें मना किया, अगर इसी के पैरा को वर्ड टू वर्ड छाप देते हैं तो आपको इसके हिसाब से जवाब देना है। दोनों में की लैंग्वेज अलग है, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा वो 1424 का है कि 1425 का है। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरपीओ वालों को एनएच अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, सिंगल लाइन। तो फिर मेरा मानना है कि चूंकि एनएच अलाउंस जो है का जो हमारा जो प्यारा है वो 1424 है, तो एनएच अलाउंस का कोई भी आदमी आंसर देखेगा, एग्जामिनर जो भी होगा, पेपर सेटर होगा, वो 1424 में जाएगा, ना कि 1425 में ढूंढेगा आंसर। तो 1424 के हिसाब से अलाउंस देना है। एक्चुअली मिल रहा है नहीं मिल रहा अलग बात है, लेकिन टेक्निकली तौर पे यहाँ लिखा गया है 1424 में कि राशन में मैंने अलाउंस जो है इनको एनएच अलाउंस आरपीओ को देना है एक 1424 में, तो हमको आंसर यस ही करना है, मिलेगा हमको। एक्चुअल क्या हो रहा है लाइन पे ही लिखना है, हमको किताब में क्या लिखा हुआ है ये उसके हिसाब से हमको जवाब देना है और अपडेट रखना होगा। इसके बाद द टर्म हॉलीडे इंक्लूड ऑल द 16 public gested holiday, restricted holiday, weekly rest days, whether Sunday or any day, second Saturday, 9 national holiday for the purpose of cash compensation in lieu of attendance on this days। तो जो कैश कंपनसेशन एक महीने का उनको बेसिक प्लस सैलरी एक्स्ट्रा एक सैलरी मिलता है, उसमें जो ड्यूटीज होती हैं छुट्टियां, तो उन ड्यूटीज में ये सारी बातें आ गई, ये जो इसमें मैंने पढ़ के सुना है आपका। तो ये इसी के साथ ही हमारा पैरा 1425 हो गया है। इसके अलावा मैं देख लूं कौन सी बात, हाँ एक और मुझे बताना था इसके अंदर कि ये 2009 की एक चिट्ठी है जिसमें कहा है कि राशन मनी अलाउंस जो है एक तो आरपीएफ को कब कब मिलता है, छुट्टी में कब मिलता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आरपीएफ स्टाफ जो है वो विजिलेंस में भी काम करते हैं, तो विजिलेंस में काम करते हैं तो उनको राशन मनी अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस पीएलबी का इशू है, तो इसमें रेलवे बोर्ड ने 2009 का सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा गया है Southern Railway has sought clarification as to whether Rashomani allowance can be paid to RPF staff working as vigilance watcher in vigilance organization as is being granted to RPF staff while working as investing inspector as vigilance organization in terms of railway board लेटर जो 4/6/2000 4 जून 2008 की बात करें, तो क्या इनको राशि अलाउंस मिलेगा जब ये विजिलेंस में आरपी वाले एज ए विजिलेंस वॉचर के रूप में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है द मैटर has been considered by the board. It has been decided that RPO or RPSF staff working as vigilance watcher in vigilance organization may be granted ad hoc bonus and ration money allowance in lieu of PLB from the financial year 2008। यानी कि आरपीओ वाले कई बार विजिलेंस में एक 2008 का एक सर्कुलर है, मैं आपको जरा दिखा दूं। ये है, ये इश्यू हुआ था कि किसी ने कंप्लेंट की थी कि विजिलेंस में जो आरपीओ काम करते हैं उनको पीएलबी दिया जा रहा था, तो वहां पे ऑब्जेक्शन लिया था कि विजिलेंस में कोई भी आरपीओ जाएगा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, पीएलबी नहीं मिलेगा उसको। एडक जो आरपीओ वालों को पीएलबी नहीं मिलता, प्रोडक्टिव लिंक बोनस जो आम रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है वो आरपीओ को नहीं मिलता है। एक बिजनेस में ये लोग आरपीओ वाले जाके जैसे सीवाई काम करते थे तो उनको मिल रहा था, तो ऑब्जेक्शन लिया गया, तो बोर्ड ने क्लेरिफाई किया 2008 में कि इनको एडोक बोनस मिलेगा, जो कि पहले मिल रहा था वही मिलेगा कंटिन्यू, उनको पीएलबी नहीं मिलेगा और साथ ही राशन मनी अलाउंस भी मिलेगा। इसी चीज को इन्होंने दोबारा 2009 में, इसकी कॉपी अच्छी है कि इनको मे बी ग्रांटेड एडोक बोनस एंड राशन मनी अलाउंस। तो ये विजिलेंस में जो भी आरपी वाले काम करते हैं उनको वहां पे भी राशन मनी अलाउंस जो है कंटिन्यू रहेगा और पीएलबी नहीं मिलेगा और उनको एडोक बोनस मिलेगा जो बाकी आरपीओ स्टाफ को मिलता है। तो ये मैंने आज कोशिश की है कि राशन मनी अलाउंस के बारे में जो आरपीओ स्टाफ को मिलता है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कभी ये ना सोचें कि आरपीओ को हमको पढ़ना नहीं पढ़ना। हमको सारे एस्टेब्लिशमेंट कोड, मैनुअल, मास्टर सर्कुलर और रेलवे बोर्ड के जितने भी सर्कुलर मिलते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम है सब्सक्राइब करना, वो आप जरूर करें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करते रहें ताकि बाकी लोगों को भी रूल्स की जानकारी हो। वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।